माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम अत्थर आमिर खान है और मैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में असिस्टेंट सेक्रेटरी हूं। मेरी प्रेजेंटेशन का टॉपिक है इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट फैसिलिटेटर्स। पिछले साल हमारे देश में लगभग 1,65,00,000 विदेशी टूरिस्ट आए। हमारे घरेलू टूरिस्ट्स की तादाद लगभग 165 करोड़ थी। And we are also growing at a significantly higher rate than the global growth in terms of foreign tourist arrivals. इस ग्रोथ को बनाए रखने के लिए हमारे लिए बेहद जरूरी है कि हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ ह्यूमन कैपिटल पे भी ध्यान दें। जहां तक टूरिज्म सेक्टर का सवाल है, एक टूरिज्म एक्सपीरियंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ह्यूमन एलिमेंट एक टूर गाइड होता है। टूर गाइड टूरिस्ट और टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। वो हमारी धरोहर, हमारे स्मारक, हमारी संस्कृति और हमारी कहानियां हमारे यहाँ आने वाले पर्यटकों के सामने पेश करते हैं। यदि हम हमारे देश के वर्तमान सिस्टम में गाइड्स की बात करें, वी अनफॉर्चुनेटली हैव अ वेरी आउटडेटेड एंड एन ऑब्सोलीट सिस्टम। जहां हमने लगभग सभी क्षेत्रों में लाइसेंसेस हटा दी है, हमारे यहां अभी भी गाइड्स के लिए लाइसेंसिंग का सिस्टम है। ये लाइसेंसेस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा स्वयं, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और कुछ स्टेट्स के द्वारा दी जाती हैं। हर साल बहुत कम संख्या में ये लाइसेंसेस इशू होती हैं। इन लाइसेंसेस को 3, 5 या 10 वर्षों में रिन्यू कराने की जरूरत पड़ती है। अगर किसी को एक जगह के लिए लाइसेंस मिली है तो वो किसी दूसरी जगह पे गाइडिंग नहीं कर सकता है। और इसके साथ साथ जो लाइसेंस प्राप्त करने की प्रोसेस अपने आप में कठिन है और काफी मुश्किल क्वालिफिकेशंस निर्धारित की गई हैं। एक एक्सपर्ट गाइड बनने के लिए इंडियन हिस्ट्री, आर्किटेक्चर, आर्कियोलॉजी या कल्चर में पीएचडी डॉक्टरेट होने की आवश्यकता है। एक एक्सपर्ट लैंग्वेज गाइड की लाइसेंस हासिल करने के लिए उस भाषा में प्रवीणता के साथ साथ टूरिज्म, कल्चर, आर्कियोलॉजी इत्यादि सेक्टर्स में पीएचडी की भी जरूरत होती है। इस पूरे सिस्टम में खाली मॉन्यूमेंट्स पे फोकस है। हमारा सारा गाइडिंग का मैन पावर खाली एएसआई मॉन्यूमेंट्स को केटर करता है, जिसकी वजह से टूरिज्म के अन्य क्षेत्र जैसे इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म वो सब इग्नोर हो रहे हैं। बिकॉज ऑफ दिस रेस्ट्रिक्टिव सिस्टम वी लैक बोथ इन क्वालिटी एज वेल एज नंबर ऑफ गाइड्स। सर, हमारे 130 करोड़ की आबादी वाले देश में सिर्फ 3,200 के आसपास रीजनल लेवल लाइसेंस्ड गाइड्स हैं। हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट में खाली 24 रीजनल लेवल लाइसेंस्ड गाइड्स हैं। हमारे पूरे साउथ इंडिया में सिर्फ 250 रीजनल लेवल लाइसेंस्ड गाइड्स हैं। गाइड्स के नाम पे काफी सारे माफिया चलते हैं, कई सारी एक्सप्लॉइटेटिव प्रैक्टिसेस हो रही हैं। इसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी, हम रोजगार का भी एक बहुत बड़ा अवसर खो रहे हैं। अन्य देशों में हजारों लोगों को टूर गाइडिंग में रोजगार मिलता है। विश्व के अक्सर देशों में लाइसेंसिंग की जगह सर्टिफिकेशन के सिस्टम है। ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाती है। उबर या ओला की तरह एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी मदद से टूरिस्ट ऑथेंटिक गाइड्स को लोकेट या उनको चूज कर पाते हैं। कई प्रकार के स्टार्टअप्स इस सेक्टर में उभरे हैं। यूके में ब्लू बैज गाइड्स का सिस्टम है, जहां पे एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेशन के आधार पे बैज इशू होते हैं। न्यूजीलैंड में टूर गाइड बनने के लिए नेशनल सर्टिफिकेट प्रोग्राम चलता है, जिसमें ऑनलाइन ट्रेनिंग और ऑन जॉब लर्निंग की सुविधाएं होती हैं। साउथ अफ्रीका में भी एक्रेडिटेशन और सर्टिफिकेशन का सिस्टम है। इन सब चीजों को देखते हुए मैं आपके समक्ष ये प्रस्ताव रखना चाहता हूं that we move away from licensing to certification. We move from classroom based training to online embedded training. We move from this restrictive regime to more accessible regime. चाहे कोई हाउसवाइफ हो या कोई रिटायर्ड व्यक्ति हो या हमारे किसी दूर गांव में रहने वाला कोई युवा हो, उसके सामने हम एक टूर गाइड बनने का सही अवसर प्रदान करें। Respected sir, I want to introduce Incredible India Tourist Facilitator Certification. इसमें हमने ये 4 प्रकार की बेसिक सर्टिफिकेशंस प्रपोज किए हैं। We'll have basic tourist facilitator certification, advanced certification, linguistic certification
एंड एक्सपर्ट टूरिस्ट फैसिलिटेटर सर्टिफिकेशन। अगर हम बेसिक सर्टिफिकेशन की बात करें तो इसमें बेसिक इंटरप्रिटेशन स्किल्स, डेस्टिनेशंस की जानकारी, मॉन्यूमेंट्स की इंफॉर्मेशन, प्रेजेंटेशन स्किल्स वगैरह पे ध्यान रहेगा। अगर हम एडवांस की बात करें, इसमें टूरिस्ट ग्रुप्स को कैसे डील किया जाए, टूर लीडरशिप कैसे डेवलप किया जाए, ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशन इत्यादि पे ध्यान होगा। लिंग्विस्टिक सर्टिफिकेशन में गाइडिंग के साथ साथ अलग अलग भाषाओं में प्रवीणता पे फोकस रहेगा। एक्सपर्ट सर्टिफिकेशन में टूरिज्म के स्पेशलाइज सेक्टर्स में जैसे वाइल्ड लाइफ, एडवेंचर, हेरिटेज, इको टूरिज्म इत्यादि में एक्सपर्टीज डेवलप की जाएगी। इन सर्टिफिकेशंस को अवेल कराने के लिए हम एक ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को भी डेवलप कर सकते हैं। दिस ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम will have training modules for these different levels of certification. It will also be used for online evaluation as well as assigning on-job training. इन ट्रेनिंग मॉड्यूल्स और ऑन जॉब ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा सर्टिफिकेशन किया जाएगा। इस सर्टिफिकेशन के बाद कोई भी व्यक्ति टूर फैसिलिटेटर की हैसियत से बिना किसी लाइसेंस के काम कर सकेगा। इस प्रक्रिया से हम एक ट्रेन्ड और स्किल्ड टूर फैसिलिटेटर्स का पूल खड़ा कर सकते हैं। इन टूरिस्ट फैसिलिटेटर्स को पर्यटकों के साथ जोड़ने के लिए हम एक उबर या ओला की तरह एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म भी खड़ा कर सकते हैं, जिसमें बुक अ गाइड या बुक अ फैसिलिटेटर का फीचर होगा। इसको हम हमारी इनक्रेडिबल इंडिया वेबसाइट और ऐप के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे इस तरह के प्रोफाइल्स क्रिएट होंगे और कोई भी टूरिस्ट अपनी रेटिंग के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से एक टूर गाइड सिलेक्ट कर सकता है। हम इस क्षेत्र में कई सारे स्टार्टअप्स को भी एनकरेज कर सकते हैं ताकि वो भी ऐसे एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स डेवलप करें। Respected sir, I believe these interventions can make a significant difference in our tourism sector. We can create an adequate pool of tour facilitators skilled in different languages as well as different kinds of tourism. इसके साथ साथ हम हजारों लोगों को रोजगार का एक अच्छा अवसर प्रदान कर सकते हैं। हम अपनी ट्रैवल और टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस को भी इंप्रूव कर सकते हैं। हम हमारे देश में आने वाले पर्यटकों को एक बेहतर अनुभव, एक बेटर एक्सपीरियंस दे सकते हैं। And sir, we can also address the menace of touts and mafia which are running in the name of guides in our country. Thank you so much. ये प्रेजेंटेशन थे, जिन विषयों पर आपने बातें कही, आपके लिए तो जरूर एक एक्सरसाइज हुआ होगा। आपने बहुत सी चीजों से निकलते निकलते उसमें से जो कुछ चीजें आप कह पाए होंगे। हाँ, मुझे बताया गया कि बहुत बड़ी मात्रा में पहले प्रेजेंटेशन तैयार हुए, 2-3 लेयर में करते 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 8 पे आए और उस 8 को देखने का मुझे सौभाग्य मिला। लेकिन कुछ प्रेजेंटेशन यहां मैं चेहरे देख रहा था और बड़ी बारीकी से देख रहा था, और मैं जरूर मानता हूं कि टूरिज्म सेक्रेटरी के मन में जरूर प्रश्न आया होगा कि मैंने तो पीएचडी किया नहीं है और गाइड पीएचडी चाहिए। अख्तर खान ने बता दिया है। अब ऐसा क्यों हुआ होगा, क्या कारण होगा? हमने माइंड अप्लाई नहीं किया होगा। हमें लगा होगा कि मैं 2 साल हूं, 1.5 साल हूं, 6 महीना 8 महीना ड्यूटी मिली है, जहां हूं वहां से आगे बढ़ूं। लेकिन हमें नहीं सोचा होगा कि आगे सब बढ़ सकते थे, नहीं बढ़ पाए तो जरूर कुछ न कुछ पुरानी रुकावटें थी जिसने हमें बांध के रखा है। उन बेड़ियों को मैं अगर तोड़ूंगा नहीं, मैं भी शायद उतना नहीं बढ़ पाऊंगा। मैं कितना ही जोर लगा लूं, मैं कोशिश करूं उन बेड़ियों को तोड़ने की। अगर उन बेड़ियों को तोड़ने का काम आज आपने किया है, उन पुरानी मान्यताओं से खोज करके निकाला है, उन्हें कोई सोच सकता है क्या कि टूरिज्म के लिए हम एडवर्टाइजमेंट करें, इतना इनक्रेडिबल इंडिया, पता नहीं दुनिया भर में गाजे बाजे बगाए लेकिन हमारे मिनिमम चीजों की ओर पिछली बार भी नौजवानों ने टूरिज्म को लेकर के उन्होंने कहा साहब वेबसाइट है,
हमारी अपनी लैंग्वेज में है, इंटरनेशनल लैंग्वेज ही नहीं उसमें। पिछली बार दिखाया था। अब आप ग्लोबल टूरिस्ट को आकर्षित करना चाहते हैं, आपकी वेबसाइट के आधार पर दुनिया को बुलाना चाहते हो, लेकिन उस वेबसाइट पर अंग्रेजी की भाषा के सिवाय आपकी कोई भाषा ही नहीं है। एटलीस्ट यूएन भाषाएं होती। यानी ये क्यों होता है? ऐसा नहीं है कि नॉलेज किसी एक के पास है, हम चलती हैं। चलो यार, ये तो छोटे छोटे, कोई काम छोटा नहीं होता है। मैं अपना अनुभव बताता हूं। मैं कच्छ के रेगिस्तान में एक रणोत्सव का कार्यक्रम शुरू किया। अब वहां भी जिन अफसरों ने नौकरी की थी 3-3 साल तक वो उस डिस्ट्रिक्ट में, मैं उनको कभी पूछता था कि यहाँ व्हाइट डेजर्ट है, आपको मालूम है क्या? 3 साल वहां नौकरी करने के बाद भी उसको मालूम नहीं था उसी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ व्हाइट रन है। इतना अनभिज्ञ। मुझे मालूम था कि मेरी एक अलग दुनिया थी। तो सीएम बना तो मैंने सोचा चलिए मैं कुछ करूंगा। अब मेरे मन में आया कि वहां गाइड होने चाहिए, और उसमें एक विचार मेरे मन में था कि ये जो नमक की खेती करने वाले लोग हैं उनका मैं निदर्शन करूं। तो मैंने ये नमक की खेती करने वाले जो आगरिया बोलते हैं उनको, उन्हीं में से बच्चों को गाइड के रूप में लिया। और वे ये जो कच्छ के रणोत्सव में टूरिस्ट आते थे उनको समझाते थे कि ये समंदर के पानी से नमक बनाने की प्रोसेस क्या है, प्योरिफिकेशन की। और आप हैरान हो जाएंगे, एक बीएससी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट, उसकी जो समझाने की ताकत होती है उससे ज्यादा एक अनपढ़ किसान की होती है। वो ज्यादा अच्छा गाइड होता है, ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी। वो बच्चे जो रोज इतना उनको शब्द सिखा दिए थे, ये शब्द बोलना चाहिए ताकि उनको समझ आए। 1-2 दिन में उन्होंने उसको पकड़ लिया। पूरी प्रोसेस इतनी बढ़िया ढंग से बताते थे वो लोग। और कोई भी व्यक्ति आते थे टूरिस्ट, बड़े पढ़े लिखे वहां तो आते थे। मैंने वेल टू डू लोग उस कच्छ के रणोत्सव में आने वाले लोग हैं। हर किसी के लिए वो बहुत ही प्रिय कार्यक्रम हो गया था कि भाई नमक कैसे बनता है जरा देखे तो। और 100-125 साल पहले कोई अंग्रेज आया था, उसका नाम क्या था, उसने कैसे शुरू किया, वहीं से वो शुरू करते थे। सरदार सरोवर डैम बना। अब पहले वहां बोर्ड लगा था कि यहां आने मनाही है। दूसरा बोर्ड लगा था यहां फोटो निकालना मना है। देखिए हम उस युग में जी रहे हैं जी। आज सैटेलाइट से छोटी गली में पार्क किया हुआ स्कूटर, उसका नंबर क्या है वो सैटेलाइट फोटो निकाल के दे सकती है। लेकिन हमने बोर्ड लगा के रखा है ये फोटो खींचना मना है। ये क्यों? इसका कारण हम परिस्थिति के साथ जीते नहीं है। मैंने कहा भी इसको खोल दीजिए, और मैंने इन लोकल बच्चों को कहा इनको टूरिस्ट गाइड बनाइए। आप हैरान हो जाएंगे, 8वीं 10वीं पढ़े लिखे वो आदिवासी बच्चे, इलाका आदिवासियों का है। इसका शिलान्यास कब हुआ डेट वाइज बोलते थे। लोहा कितना उपयोग हुआ, सीमेंट कितना उपयोग हुआ, पूरे कार्यक्रम दरमियान एक्सीडेंट कितने हुए, कितने मजदूर मारे गए, सारी चीजें आप सुनते रह जाए। और मैप लेकर के बिल्कुल मार्किंग करके दिखाते थे। और मैं मानता हूं गाइड होने के कारण उस नर्मदा के टूरिज्म, और मजा ये है कि वहां फिर टिकट शुरू किया था। और मैं तब था, मुझे बड़ा विरोध हुआ कर था, टिकट से कौन आएगा। लेकिन टिकट किया और फिर घोषित किया, जब उसका 5 लाख लोग आए जाए, 5 लाखवां नंबर जिसका होगा उसको हम सम्मानित करेंगे। और मेरे लिए हैरानी थी कि जो 5 लाखवां नंबर जो था वो जम्मू कश्मीर के बारामूला का एक कपल वहां पर घूमने के लिए आया था। उनका 5वां लाख नंबर था। यानी किसी को कल्पना ही हो सकती है कि इतने दूर सुदूर जंगल में एक डैम देखने के लिए बारामूला का कपल वहां घूम रहा था। कहने का तात्पर्य हम लोगों को टूरिज्म इतना बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र है। अब ये आपने ये तो बता दिया गाइड वगैरह वगैरह, मैं उसको बिल्कुल अलग तरीके में ले जाता हूं। एक
एकेडमिक दुनिया से निकला हुआ इंसान की सोच और गलियों में भटकते हुए आए हुए इंसान की सोच में क्या अंतर होता है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा, ताकि इन दोनों का मेल होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। विद्वत्तापूर्ण एकेडमिक बेस के आधार पर अनुभव को जोड़ करके ही हमने व्यवस्थाओं को विकसित करना पड़ेगा। मान लीजिए हम हिंदुस्तान में, मैं एक के टेस्ट केस को लेकर के मेरी बात करूंगा, मैं सारा विस्तार करना नहीं चाहता हूं, आपको भी